हेलो जी, नमस्कार। मैं नितिन तेजराज निरंतर थिएटर ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम दो कहानियों की प्रस्तुति करने जा रहे हैं और उससे पहले हम एक किताब का विमोचन हम करेंगे यहाँ पर। नेक करो एक किताब है, सत्येंद्र साहू जी ने लिखी है, दमोह के हैं लेखक। तो मैं आग्रह करता हूँ कि सत्येंद्र जी आएँ मंच पर और इसके इनॉग्रेशन के लिए मैं लेखिका डॉक्टर अनीता सिंह चौहान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और किताब का विमोचन करें। पहले भी इस किताब के 5 संस्करण आ चुके हैं। नेक करो, किताब का नाम है नेक करो। नेक करो ये एक जो बुंदेली बोली है, उसमें छोटी छोटी इसमें युक्तियां हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, ईमानदारी से जीवन जिए, झूठ मत बोलिए। जो लोकोक्तियां होती हैं वो इसमें संकलित की गई हैं इस किताब में। तो हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे, जो आजकल शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, ऐसी हमारी प्लानिंग है कि इनकी किताब पर शॉर्ट्स हम बनाएं। थैंक यू सो मच। मैं अनीता जी से धन्यवाद नितिन जी। और आज पुनः आप सबके बीच अपने को पाकर मैं बहुत हर्षित हूँ और आप सबका आभार भी करती हूँ। और नितिन जी की संस्था और नितिन जी को बहुत बहुत बधाई, सारे सदस्यों को बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि उन्होंने मेरी लिखी 2 कहानियों को, जो जीवन के अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करती हैं, उनको नाट्य रूप में ढालकर आप सबके सामने यहाँ आज वे प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है कि कहानी तो अच्छी लिखी जाती ही है लेखक द्वारा, ऐसा मैं मानती हूँ लेकिन अगर वो कहानी नाट्य के रूप में आप सबके और दर्शकों के समक्ष आती हैं तो मुझे लगता है वह ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती हैं। और कहानी का रंगमंच तो राष्ट्रीय नाट्य संस्थान है, वहाँ से शुरू हुआ है और उसका एक प्रभाव इससे भी जाना जा सकता है कि कहानी का रंगमंच नाम से ही एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है वहाँ पर। और मेरी कहानियों के जो पात्र हैं, मैं आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो मैं अनुभव करती हूँ देख के, उन्हीं को मैं शब्दों के रूप में ढाल के कहानियों में उसमें बनाती हूँ कहानियाँ। और आदरणीय अशोक गुलानी सर यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने मेरी कहानी का पहला नाट्य मंचन किया था। आपका बहुत बहुत आभार सर। और आगे भी मुझे लगता है कि कई अच्छी कहानियों का, और नाट्य निर्देशक मनोज बैठे हुए हैं यहाँ पर, वे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और मेरे कई परिचित लोग बैठे हैं। मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। और आज की जो कहानियाँ हैं तो उनमें एक कहानी, उनके बारे में नितिन ज़्यादा अच्छे से बताएंगे और जब आप सब लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहानियों को नाट्य के माध्यम से अपने आप को जोड़ेंगे और समाज को एक शायद नई दिशा मिले और लंबे समय तक आपकी स्मृतियों में ये कहानियाँ रहेंगी। और मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। इससे क्या है कि जो एक लगातार कहा जाता है कि रंगमंच के लिए नई कहानियां नहीं है, नए नाटक नहीं है, वो मुझे लगता है कि बेईमानी है। लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। जब आप नए राइटर्स को इनवाइट करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनकी कहानियां करेंगे, तो या किसी राइटर को आप अपने मनपसंद नाटक लिखवाएंगे विषय देकर, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ मिलेगी जो चाहिए आपको। तो इसीलिए हमने अनीता जी की 2 कहानियों का चयन किया। इसमें एक कहानी है समीकरण अपने अपने। ये एक 15 साल के अनाथ बच्चे की कहानी है। बेबस बालक है जो जिसके माँ बाप नहीं है, उसकी कहानी है, कैसे उसके साथ जीवन में शोषण और अत्याचार होता है। एक कहानी वो है। उसमें जो पात्र जिन्होंने निभाए हैं, उसमें कमलेश का कैरेक्टर किया है
आयुष कुमार ने, और जो उसके मित्र का कैरेक्टर साल का, वो अभी 11th क्लास में है, उसने किया है उस बालक का रोल जो छोटू जिसका नाम है, जो ढाबे में काम करता है। और सेठ का रोल किया है लखन वर्मा जी ने, जो ओमी सेठ है, ढाबे का मालिक है। और इसमें कमलेश की पत्नी ने रोल किया है माधुरी श्रीवास्तव, उन्होंने उसका रोल किया है। तो ये पहली कहानी थी, समीकरण अपने अपने। ये कहानी की अवधि बहुत छोटी है, 20-20, 25-25 मिनट की दोनों कहानियां हैं, लगभग 1 घंटे की प्रस्तुति है दोनों। दूसरी कहानी है बेवकूफ कौन। ये एक लड़की के मनोवैज्ञानिक जो उसमें कंफ्यूजन एक पैदा होता है अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, उस पर आधारित है। एक लड़की कंफ्यूज है कि उसके 2 दोस्त हैं, उसमें से वो विवाह के लिए किसका चयन करे, उस पर आधारित है ये कहानी। ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का है, दूसरा एक कॉलेज में पढ़ाता है, पीएचडी कर रहा है एक लड़का, जिसका रोल किया है यथार्थ शर्मा ने, और रूपम उस कैरेक्टर का नाम है। और एक का नाम कबीर है, जो लड़की के ऑफिस में काम करता है, वो कर रहा है शाश्वत। और जो नायिका है, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, वो है पूजा शर्मा, जो रूमा का कैरेक्टर कर रही है। ये भी लगभग 20 मिनट की कहानी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष निरंतर नाट्य संस्था की नवीन प्रस्तुति, 2 कहानियां, समीकरण अपने अपने और बेवकूफ कौन। ओम भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः धियो यो नः ओम और विशाल कैसा है? बस कमलेश, यार आजकल लोगों को क्या हो गया, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटे से बच्चे से काम करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन न देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। क्या हो गया इस जमाने में? छोटू जी साहब। यार मेरे और विशाल के लिए 2 चाय लेकर आया। जी साहब। दीजिए साहब। छोटू जी साहब। यार चाय में शक्कर था, मेरा शक्कर लेके आ। अरे इतनी शक्कर पियोगे तो शुगर हो जाएगी तुम्हें। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मेरे अंदर बहुत कड़वाहट भरी, ये शुगर क्या करेगी? अरे सुनो छोटू साहब, मेरा नाम रितेश है, पर यहाँ से मुझे छोटू कह के बुलाते हैं। अच्छा, कितने साल के हो तुम छोटू? मेरा मतलब रितेश। मैं पूरे 15 साल का हूँ साहब। क्या कहा, 15 साल? और ये साला ओमी सेठ तुमसे इतनी मेहनत करवाता है? यार ये तो नाइंसाफी है यार। विशाल, हाँ तेरी भाभी का घर से फोन आया। अरे अब तो अपनी वेलकम ढाबे से छुट्टी समझो, घर जाना पड़ेगा। अच्छा,
हाँ तो अब तुम्हारे लौटने पर ही मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, फिर चल भाई। बाय बाय। और अभिषेक कैसे हो? ठीक है यार। यार एक चाय लगाना। जी साहब। बाबूजी, वो दूसरे वाले बाबूजी नहीं है आपके साथ? हाँ, बाबूजी बाहर गए हैं, आने ही वाले होंगे। अरे वाह कमलेश, लौटा है। तुम्हारे बिना ढाबा तो बहुत सुना सुना सा लगता है। खैर, अब तुम आ गए हो तो बहुत मजा आएगा तब पे लड़ा में। क्या बात है कमलेश, बड़े गुमसुम नजर आते हो। क्या देश और समाज की समस्या खत्म हो गई? विकास आ गया क्या सब जगह? नहीं यार, तेरी भाभी घर से आई है, अब यहीं रहेगी। अरे ये तो और अच्छी बात है। आखिर कब तक अकेले रहते हैं और तुम्हारे खाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या? हाँ, कैसी समस्या? पत्नी को एक घरेलू नौकर चाहिए, वो भी पूरे समय के लिए। अब उसको मायका छोटे शहर का है, वहाँ कम पगार पर अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े शहर में कौन मिलेगा? विशाल, तुम तो जानते ही हो, जो मिलता है वो इतनी पगार मांगता है कि मेरी तो औकात जवाब दे जाती है। अब कम पगार पर अच्छा नौकर कहाँ से लाऊं? तुम ही बताओ। ये यार छोटू कैसे मिलेगा? किसलिए भाई? अरे मेरे घर पे काम करने के लिए। अब भला कोई जवान नौकर तो रख नहीं सकता, जमाना खराब है, जाने कब किसकी नीयत बिगड़ती है। और नौकरानी पत्नी रखती नहीं। देख लो, मगर ये ओमी से किसे नहीं छोड़ेगा। अरे इससे पूछेगा कौन? मैं सीधा छोटू से बात करके उसे घर ले जाऊं। छोटू सुना? छोटू? जी साहब, बोलिए क्या लाऊं? नहीं, रितेश, यही नाम है ना तुम्हारा? जी साहब। रितेश यार, मैं हमेशा देखता हूँ तुम इतनी मेहनत करते हो, और ये सारा ओवरी वेट तुम पे डांट डपट करता रहता है। क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? ठीक ही लगता है साहब, अब क्या ही कहूँ। छोड़ो यार, कहाँ इस ढाबे के चक्कर में पड़े हो? हैं? चलो मेरे साथ, मेरे घर। ये देखो तुम्हारे साथ वो लड़का, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो हमेशा गाली गलौज करता रहता है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ, ये तंदूर कितनी पगार देता है तुम्हें? काम चल जाता है साहब, और क्या। अरे बताओ तो, डर क्यों रहे हो उस कौंदियाल से? कितनी पगार मिलती है? 400 रुपये महीना देता है, 2 टाइम का खाना और नाश्ता। इतनी कम पगार पर तुम हार्डकोर मेहनत करते हो यार, ये तो ना इंसाफी है। सुनो मेरी बात, चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हें 700 रुपये महीने की पगार दूंगा, और हर महीने मन चाहा खाना पीना और नए कपड़े। ये देखो तुम्हारे कपड़े कितने पुराने और फट गए हैं। मैं तुम्हें वहाँ नए कपड़े दूँ, वो घर में काम ही कितना होता है। मैं, तुम और तुम्हारी मैम साहब, बस तीनों लोग आराम से रहेंगे। वहाँ तुम्हें मैं स्कूल में एडमिशन भी करवा दूँ। सच साहब? हाँ, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? लेकिन साहब, ये ओमी से मुझे आपके साथ क्यों जाने देगा साहब? वो सब छोड़ो, तुम मैं देख लूँ। मेरी बात सुन, कल मैं जब यहाँ आऊँ तो तुम मुझे ढाबे के पीछे मिल जाना, और किसी से कुछ कहना मत, वरना यहाँ से जा नहीं पाओगे। जी साहब। है छोटो, क्या कर रहे हो? तेरे गप्पे लगाते रहते हो। ये रहो। अरे क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या? अगर ओमी सेठ को पता चला तो बहुत हंगामा होगा, लड़ाई झगड़ा हो। अरे थाना कचहरी भी हो सकती है। ऐसे ही किसी को बड़गलाकर भगाने अच्छी बात थोड़ी है। कुछ नहीं होगा यार, किसी को पता चलेगा तब ना। वो वैसे भी होटलों से और ढाबों से लड़के तो भागते ही रहते। अरे यार, तो 1-2 लड़के यहाँ से चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो वैसे भी ओमी सेठ को तो इससे फायदा ही होगा ना। कैसे? अरे वो छोटू की पगार दबाए जो बैठा होगा, वो वैसे भी गरीब का भला हो रहा है तो होने दो ना। मैं उसे इस गलीज नर्क भरे हुए माहौल से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। सुनो विशाल, मैं समाज बदलाव और समाज सेवा की बातें ही नहीं करता हूँ, उन्हें पूरी भी करता हूँ, समझे? अच्छा बेटा, जब जरूरत हुई तभी छोटू का ख्याल आया। आज तक तुम्हें उसका ऐसा जीवन नहीं दिखा। छोड़ना है, जब जरूरत होती है तभी तो ख्याल आता है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे। ठीक, चलते हैं।
कि मैं तुम्हें स्वार्थी लग रहा हूँ विशाल, लेकिन मेरे स्वार्थी होने से अगर उस छोटू का भला हो रहा है तो होने दो ना। और वैसे भी वो उस ढाबे पे यतीम शाही तो पड़ा रहता है। बात तो सही कही। किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं साहब, मैं हल्का होने का बहाना बना के आया हूँ, मगर वो ओमी सेठ को। अरे छोड़ उस कौंधू को, चल जल्दी मोटरसाइकिल पर बैठ जा। अच्छा छोटू, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे गाँव में मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, फिर वह भी मर गए। उनके बाद मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया था, तो मैं वहाँ से अपनी दीदी के यहाँ चला गया। कुछ समय के बाद मेरी दीदी के ससुराल वाले ने मुझे रखने के लिए तैयार नहीं किया। लाचार होकर मैं वहाँ से भी निकल आया। जिंदगी की भूख प्यास और वक्त के झगड़े मुझे वेलकम ढाबा ले आए। अच्छा, अब तुम सही जगह जा रहे हो, पता है तुम्हें? वहाँ तुम बस आराम से रहना, मजे में, ठीक है? जी साहब। और अभिषेक क्या हाल? ठीक है यार, छोटू को जाने कौन भगा के ले गया, साला पता चल जाए मैं देखता हूँ उसको। अच्छा काम चौपट करवा गया हमारा। ठीक है अभिषेक। और विशाल, अरे इतने दिन से कहाँ चले गए थे तुम कमलेश? अरे पता है वो अभिषेक? अरे छोड़ उस कौंधू पे। एक तो दिन तो वो बहुत फड़फड़ाया हो, चुप होकर बैठ गया हो। भला उसे पता कैसे चलता, पिलाने की अपनी इतनी सोलेट थी। पता है तुम्हें, छोटू सारा काम दिल लगा कर करता है। अच्छा बस मैंने उसे डरा दिया। अरे पूछो तो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने उससे बोल दिया है कि ओमी सेठ से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी तुम्हारी चोरी के खिलाफ। अगर घर से बाहर निकला तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन फिर बहुत पिटाई करेगी। लेकिन कमलेश, तुमने ऐसा क्यों किया? यार जैसे इस ढाबे को छोड़कर छोटू अपने साथ घर चल गया, वैसे ही अगर घर से बाहर निकला और किसी के बहकावे में आकर वो घर से भाग गया, फिर क्या करता? इसलिए ऐसा किया मैंने। बेचारा छोटू यहाँ भी। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। ठीक है कमलेश। कमलेश, पता है तुम्हें वो अभिषेक क्या कह रहा था? क्या? अरे छोटू तुम। नमस्ते साहब। क्यों, क्या बात है कमलेश? तुम इतनी ठंड में छोटू को आंगन में बिठा बाहर से घर का ताला लगाकर क्यों गए थे? यार वो बीवी 8-10 दिन की मायके गई, उसका और मेरा कहना है कि ऐसे नौकर के भरोसे पर घर खुला कैसे छोड़ दो, इसलिए ताला लगा कर गया। लेकिन कमलेश, छोटू तुम्हारे भरोसे अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर यहाँ आया ना, तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। छोड़ ना यार, मेरी भाभी आज घर पर नहीं, चल बाटल खोलते। छोटू जा चने और सलाद देकर आ। जी साहब। अरे चल ना यार विशाल। नहीं यार कमलेश, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो विशाल, विशाल। ए लड़के, जल्दी खाना
अबे, ये खाना खिलाने के लिए लाया था तुझे? काम कौन करेगा? और साले तुझको पुलिस ढूंढ रही है बाहर। चल जल्दी काम कर, पोछा लगाना है। इधर इधर। ये कौन तेरा बाप लेकर जाए? उठा इसको। इसको तो खाना तभी दूंगी जब ये घर का पूरा काम करेगा। परेशान करके रख दिया इसने। मैं देखता हूँ। अरे कमलेश, कैसे हो तुम? मत पूछ यार, अरे क्या हुआ? नितेश ने कुछ किया क्या? मत पूछ यार। साला काम धाम कुछ करता नहीं है और खाने को शेर भर चाहिए। यार तेरी भाभी कहती है इसे काम कराने के लिए ले आए थे या खाना ठुसाने के लिए? अच्छा, तो अब तुम्हारी नितेश के खाने पर भी नजर गड़ी हुई है। उससे अच्छा तो ये होमिसाइड था। यहाँ कम से कम उसके दोस्त यार थे, उनसे वो हंसी मजाक तो कर लेता था। कमलेश, यहाँ कभी उसकी रोटियां तो नहीं गिनी जाती थी? विशाल यार मैं थोड़ा जल्दी हूँ, तो उनके बाद में बात करता हूँ। कमलेश, मेरा आजकल तुमसे मिलने का मन नहीं करता। छोटू का वो मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। मेरा दिल मुझे कचोटता है कमलेश। आखिर इन सबका जिम्मेदार मैं भी तो हूँ। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा साथ... कमलेश सुनो, कमलेश कहाँ जा रहे हो कमलेश? अरे कमलेश, मेरा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? साहब तुम्हारी बहुत ज्यादा आती है साहब। अरे मगर तुम वहां जाकर करोगे क्या बेटा? कुछ भी कर लूंगा साहब। दीदी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। अच्छा तुम्हारे कमलेश साहब क्या कहते हैं? पहले उनसे भी बात करनी होगी ना। साहब उनसे मत पूछना साहब। तो वो कहते हैं मुझे पुलिस ढूंढ रही है साहब। मुझे पुलिस की ढूंढ रही है साहब। पुलिस? हाँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने होमिसाइड के ढाबे से रुपए चुराए थे? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कोई रुपया नहीं चुराया साहब आप मुझे वहीं काम दिलवा दिए साहब। मगर मैं वहाँ? हाँ साहब, मुझे वहीं जाना है। वहाँ जी भर कर और पेट भर कर खाना मिलता है। मैं जानता हूँ जब मैं वहाँ जाऊँगा तो होमिसाइड मुझे बहुत मारेगा, मुझसे जमकर काम भी करवाएगा। मगर साहब यहाँ से तो... अच्छा बेटा तुम रो मत, उठो। तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। मैं कमलेश से बात करता हूँ, ठीक है? जी साहब। जाओ। दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। यही कहीं होगा, कहाँ गया होगा? पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हो इस कामचोर को। कहाँ गया है? मैं अभी देख कर आता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें तभी मारूंगी जब तुम उसको ढूंढकर अच्छे से सबक नहीं सिखा देते। मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ जाओ, बढ़िया है, अभी देख के आता हूँ। देख लो उस कमबख्त का नया कारनामा। अरे किसका? वही साला रितेश, पता नहीं कहाँ भाग गया है। उसको मैंने छुड़वा ना लिया पुलिस से तो मेरा नाम भी कमलेश नहीं। अरे छोड़ो ना यार, तुम्हें भी तो उससे छुटकारा चाहिए था ना। और उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? सब मिल गया छुटकारा। कैसे छोड़ दूं? मेरी भी कोई इज्जत है नहीं। बीवी मुझे 100 ताने मार चुकी है। कहती है जब तक तुम उस लड़के को ढूंढ कर सबक नहीं सिखा देते तब तक मैं तभी मानूंगी तुम्हें और साला मिल जाए। साला कामचोर! साहब मैं दुनिया में अकेला हूँ साहब। साले हरामखोर! साला घर से भागेगा? साहब मत मारिए। साले घर से भागेगा? साहब मत मारिए। साहब मत मारिए साहब मैं दुनिया में अकेला हूँ साहब। अकेला है? साहब मत मारिए साहब।
साला हराम छोड़, साले काम छोड़। साहब मत मारिए साहब, साहब मत मारिए साहब, साले काम छोड़। कमलेश, 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 होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस ऐसे बच्चे को क्यों मार रहे हो? अरे आखिर इसने किया ही क्या है? क्या तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या तुमने इसे चोरी छुपे वेलकम ढाबे से नहीं चलाया? चुप कर अपनी बकवास। आखिर गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया। मुझे लगा छोटू को एक नया जीवन मिलेगा, एक नया घर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। लेकिन लानत है तुम जैसे लोगों पर जो किसी को सहारा देने के बजाय उनसे उनका पहले का सहारा भी छीन कर उन्हें दुख देते हो, दर्द देते हो, कष्ट देते हो, उन्हें प्रताड़ित करते हो, उनका शोषण करते हो। चुप कर अपनी ये बकवास करना। तुम दोनों इसी बात मेरे घर से निकल जाओ। चलो चलो। ये थी पहली कहानी समीकरण अपने अपनी। अब आपके समक्ष दूसरी कहानी प्रस्तुत होगी, बेवकूफ कौन। कभी कभी दिल कहता है रूपम और कभी कहता है कबीर। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ, आखिर कौन रूपम या कबीर। वो दोनों ही मुझे चाहते हैं, एक खामोशी से, एक बेबाकी से। मेरा दिल कभी रूपम की तरफ झुकता है तो कभी कबीर की तरफ। मैं, रूपम और कबीर, हम तीनों ही आपस में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्ती से बढ़कर कुछ और ही है। रूपम,
एक कॉलेज में पढ़ाता है, काफी संजीदा और खामोश है, अपने आप में गुम, कम बोलने वाला। मेरा सामना पड़ते ही मानो उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और मुझसे बात करते समय वो पूरी तरह हकलाने लगता है। लेकिन मुझे उसकी ये खामोशी पसंद है। दूसरी तरफ कबीर है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है, एक आम सा लड़का, आज के जमाने का, बेबाक, बेफिक्र, खिलंदड़, जॉली नेचर का। उसकी बातें अक्सर शायराना अंदाज में जादू की तरह होती है। उसकी शख्सियत में उलझकर मैं रह जाती हूँ और फैसला करने लगती हूँ, आखिर कौन? कबीर। ओ हाय रुमा, क्या बात है, तक नहीं हो? क्या बस नहीं आई? लगता है आज फिर लेट हो जाऊंगी। तो सोच क्या रही हो? आओ बैठ जाओ गाड़ी पर। अरे मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी तो ऑफिस ही जा रहा हूँ। ठीक है। आओ बैठो। रुमा, मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत कबीर? यार कितने दिन हो गए, हमने एक पिक्चर भी नहीं देखी साथ में। यार हमारा भी तो ख्याल रखना करो। सुनिए ना कबीर। हाय रुमा, हमारा दिल तो तुम्हारा तलबगार है, तुम्हारी हंसी, आहा, तुम्हारा बोलना, ओ हो, तुम्हें मालूम है ना। और वो इस ऑफिस को भी आज इतनी जल्दी आना था। रुमा, लो ऑफिस भी आ गया। ठीक है फिर आज शाम 6 बजे तैयार रहना, पिक्चर चलेंगे। ठीक है, बाय रुमा। कबीर सुनो कबीर। बाय रुमा, भूलना मत। नहीं ये लड़का। हाय रुमा। कबीर। रुमा, रूपम बहुत दिनों से ना दिखा ना मिला। अरे वो कैसा है? अरे परसों ही मिला था। अच्छा, क्या बोल रहा था? कहेगा क्या, वो पूरा समय अपने चेहरे का पसीना ही पोंछता रहता है। लेकिन फिर भी उससे मिलकर मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। अरे यार क्या रुमा यार, तुम भी उसी बातों में लग जाती हो। तुम्हें पता तो है वो पहले से ही कितना गंगा है। खैर वो सब छोड़ो, हम अपने बारे में बात करते हैं। अच्छा बताओ, आज पिक्चर कैसी लगी? अच्छी थी, पर इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्यों? क्योंकि सर अच्छा, दी एंड में हीरो मर जाता है। तो एक काम करते हैं, अगली बार ऐसी पिक्चर चलेंगे जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों साथ होंगे, ठीक है?
नहीं नहीं, मैं वो अरे हाँ बाबा, वैसे भी तुम्हें अपनी बात कहने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आओ अंदर आओ। दरअसल इसका अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। आओ अंदर आओ। अरे यार, इस लड़की के सामने आते ही मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ? मेरे पैर अपने आप ही सहारा खोजने लगते हैं, कुछ कर नहीं पाता हूँ। रूपम, तुम अंदर नहीं आए? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? तो इतना हकलाकर क्यों बोल रहे हो? कहाँ जाना है, कब जाना है? कल कॉफी हाउस 6 बजे। तुम आओगी ना रूमा? बाय रूपम, बाय। चाय तो पी के जाता। चाय। निकल जाइए, आप खत्म हो जाएगा। मैं निकलता हूँ, ठीक है। वो मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है, फिर प्यार का इकरार क्यों नहीं करता? इतना खामोश क्यों रहता है? दूसरी तरफ कबीर कितनी मीठी बातें करता है, कितनी प्यारी बातें करता है। उसके साथ वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। रूपम और कबीर दोनों ही मुझे पसंद करते हैं, लेकिन किसे चुनूं? मैं फैसला ही नहीं कर पा रही। हे भगवान, इतनी उलझन। इससे अच्छा तो कोई तीसरा ही मेरी लाइफ में आ जाए। कम से कम ये उलझन तो खत्म हो गया। रूपम की बातें, उसकी आंखें सब कुछ कह जाती है। जब भी मैं कबीर की मीठी बातों से ऊब जाती हूँ तो रूपम की खामोशी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है और मैं फैसला ही नहीं कर पाती। आखिर कौन, या कबीर? मेरा दिल रूपम और कबीर दोनों के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह झूलता ही रहता है। रूपम कबीर, रूपम कबीर। अरे बाबा बैठो, खड़े क्यों? थीसिस का प्रमाण पत्र। अरे वाह, hey, congratulations.
ये गिफ्ट किसके लिए है? ये वो क्या है? अच्छा अच्छा, ये गिफ्ट मेरे लिए है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अच्छा रुको, मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना। बाय रुको। बाय बाय माँ, बाय बाय माँ। हाँ, तुम्हारे लिए मेरी पसंद का चिली सूप और मेरे लिए तुम्हारी पसंद का स्वीट और पॉपकॉर्न। ठीक है? कबीर के सामने रुको एकदम गवार लगता है। कॉलेज में पढ़ाता है भैया, मुझे थोड़ी ना पढ़ना है, मुझे तो शादी करनी है। कबीर से मेरा दिल मिलता है, उसके साथ खुलापन सा लगता है। और रूपम के साथ हमेशा एक उलझन सी रहती है। ओ मैडम, कहाँ खो गई? कुछ ऑर्डर किया था? अरे आ भी गया, ये लीजिए। हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हमको और भी खूबसूरत हो जाती है जब हम इसे देखते हैं। तो इस जिंदगी को हमें सजाना और संवारना चाहिए, इसको एक गीत की तरह गाना चाहिए, ना कि कहानी की तरह पढ़ना चाहिए। बहुत है तुम्हारी फिलोसफी। टाइम हो गया है, घर जाना है। इतनी जल्दी ना? टाइम बहुत हो गया। चलो कभी मिलते फिर। बाय। आज मेरी उलझन सुलझ गई। आज मैंने फैसला लिया और ये फैसला
हाय कबीर। हाय हाय रुस्तम। मैंने आज एक फैसला लिया। फैसला? कैसा फैसला हुआ? हाँ कबीर, मैंने आज एक फैसला लिया। कबीर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या सच रुमा? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रुमा, रुमा मैं बता नहीं सकता रुमा, मैं कितना खुश हूँ रुमा। रुमा, रुमा। बधाई हो कभी। आइए। वही होगी। अच्छा रुमा फिर शादी करने का है? अरे अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा मर रहा है क्या? रुक जाओ। कबीर, रुपम, रुपम, अरे तूने क्या किया रुपम? अरे अगर तू उस अंधी बूढ़ी और लाचार औरत के लिए नहीं कूदता तो तेरा ये हाल ना होता। बेवकूफ कहीं का। कबीर, शट अप। उसको कितना लगा हुआ है। रूपम की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो अपने होठों को दबाए हुए अपने दर्द को पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। उसे देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, बिजली की कड़क की तरह। मेरी आंखों में अलग सी चमक है। एक अच्छा निर्णय लिया। आज मेरी उलझन समाप्त हो चुकी थी। 15 दिन बाद जब रूपम हॉस्पिटल से वापस आता है तब दर्द कैसा होता है? मैंने एक फैसला लिया। अब कैसा फैसला लिया?
मुझसे शादी करना चाहती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खुशी से करूंगा। रुमा, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़ इस बेवकूफ से शादी करोगी? हाँ, क्योंकि ये बेवकूफ मुझे पसंद है और मैं जान गई हूँ आखिर बेवकूफ कौन। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। डॉक्टर अनीता सिंह चौहान की अगली कहानी के साथ। ये दो छोटी छोटी कहानियाँ थी, समीकरण अपने अपने और बेवकूफ़ कौन। हमने कोशिश की कि छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से कहानी का भावार्थ निकल कर सामने आए। बहुत ही मासूमियत कहानी थी, शोषण, अत्याचार और डबल पर्सनालिटी जो एक इंसान की होती है, वो होता कुछ है और बताता कुछ है, लेकिन जब स्वयं वो उस लाइफ में जाता है तब उसका कैरेक्टर खुल के बाहर आता है। और एक बेवकूफ़ कौन जो आजकल लड़कियों के साथ मतलब जो आजकल प्रॉब्लम है कि टू बी और नॉट टू बी, क्या करें क्या ना करें, किसको पसंद करें किसको ना करें। कई बार वो बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों में उलझ जाती हैं। कोई भी लड़की से मतलब नहीं हो, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वो एक कन्फ्यूज़न की कहानी थी, लेकिन जब उसकी जीवन में रियलिज्म आता है तब उससे उसकी वाकफियत होती है कि वाकई मैं गलत हूँ, और तब वो फिर अपना निर्णय बदलती है। तो ये कहानी की हमारी नायिका थी पूजा शर्मा जी। इन्होंने इसमें म्यूजिक भी ऑपरेट किया था, एक कहानी में और एक कहानी में इन्होंने एक्ट किया था। ये लगभग पहली बार है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक नाटक हमारी संस्था का प्रोफेशनल लोगों के साथ और एकदम फ्रेशर्स के साथ, ताकि इनको सीखने को मिले कि कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ म्यूजिक लेट होता है, कहाँ एंट्री लेट होती है, कहाँ लाइट मैनेज करती है, ये सब चीज़ें रंगकर्म क्या है, स्टेज पर आकर ही आप सीख सकते हैं इसको, बाहर तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो ये आई थिंक इन लोगों ने जो भी गलतियाँ हुई होंगी इनने सीखी होगी और नेक्स्ट फिल्म में ये लोग नहीं करेंगे। ये है माधुरी श्रीवास्तव जी, आइए आ गया। ये इनका पहला नाटक है। ये है शाश्वत जी। दो कहानियों में दो कैरेक्टर किए हैं, एक में ये कबीर का इन्होंने कैरेक्टर किया और एक में क्या था, विशाल का कैरेक्टर था जो उसका दोस्त था। ये छोटू, हर्षित, ये अभी स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में थिएटर जो है इस एज से होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब तो आप उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आप देखिए एक ही क्लास में दो बच्चे होते हैं या बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक टॉपर कर जाता है और बाकी का एक आईएएस निकाल लेता है, आईपीएस बन जाता है, दूसरा रह जाता है। कोई कारण नहीं, सबको स्टडी सेम मिल रही है, ड्रेस मिल रही है, खाने को मिल रहा है, घर मिल रहा है, आवागमन के साथ मिल रहा है,
बट एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्मृति। थिएटर आपको बहुत स्मृतिवान बनाता है। आदमी को 50-50, 100-100 पेज की स्क्रिप्ट बाय हार्ट याद हो जाती है। अगर हम बच्चे को इस एज से अगर उसके अंदर थिएटर दें तो बहुत वो कुछ भी कर सकता है। आप असीमित संभावना है उसके अंदर, क्योंकि सारा खेल स्मृति का। कोई संत अगर स्टेज से आपको प्रवचन सुनाता है तो वो क्या करता है? वो कथा कहानियां याद करके आता है। या कोई गणित का प्रोफेसर आपको गणित पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, वो क्या करता है? वो भी वही काम करता है जो एक एक्टर करता है। तो मुझे लगता है थिएटर जो है हमें स्कूल से किसी तरह, स्कूल में मैं तो कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ वर्कशॉप करके और उनको स्टेज तक लाने की। और हर बार मैं कोई ना कोई अपने उसमें बच्चा रखता ही हूँ नाटक में, ताकि किसी तरह जो है रन कर बच्चों तक पहुँचे। ये यथार्थ शर्मा है, पेशे से वकील हैं और इनके भी एग्जाम चल रहे हैं, वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में रंगकर भी कर रहे हैं। ये लखन वर्मा जी हैं, आप हैं आयुष कुमार। ये सारे साथ विगत 6 वर्षों से जुड़े हुए हैं, लगभग सारा काम यही करते हैं। मैं तो आपने देखा कि मैं तो ऑडियंस में जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक अलग तरह का मेरा वो है माइंड की देखें क्या गड़बड़ होती है करते समय, और सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया जाए और बाहर से बैठकर देखा जाए एक दर्शक की। तो सब कुछ ये करते हैं। और लाइट पर हमारे साथ है दया जी, प्लीज। मैं अनिता सिंह जी को बुलाता हूँ, वो आए स्टेज पर और कहानी के बारे में दो शब्द कहना चाहें। बाकी अगर इसकी कोई समीक्षा करना चाहता है तो वो भी आमंत्रित है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग तो हम इस बार जिम्मेदारी देंगे कि वो करें पूरा काम। आइए अनिता। मैंने तो कहानी लिख दी थी, लेकिन उसको एक नए रूप में नितिन जी ने और उनकी सारी टीम ने बहुत अच्छे से उसको नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। वो हम कबीर और रूमा हूँ, तो मुझे तो यही कहना है कि आप सबके उससे मैंने कहानियाँ लिखूँ, नए विषय लिखें और इसी तरह सारे लोग। बहुत अच्छा अभिनय किया सबने।